तो आज हम देख रहे हैं मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती जो काव्यांश है उसी के अतीत खंड से, ठीक है, जो कि आप लोगों के पाठ्यक्रम में इंक्लूडेड है। तो कवि मैथिली शरण गुप्त जी द्वारा रचित भारत भारती की ये पंक्तियाँ जो हम लोग देखने वाले हैं, ये अतीत खंड की है, जो भारत के गौरवशाली अतीत, हमारे भारत की वर्तमान की दुर्दशा और भविष्य की आशा को व्यक्त करती है। इन पंक्तियों में कवि ने उत्थान और पतन के शाश्वत नियम को समझाया है, जिसे प्रकृति का अटल सत्य बताया गया है। कवि ने इस बात पर भी प्रकाश डाला है कि वे कैसे आज भारत अवनति की ओर बढ़ रहा है और उसे अपनी प्राचीन महिमा को पुनः प्राप्त करने की आवश्यकता है। उन्होंने अतीत खंड के माध्यम से लोगों में उत्साह और आत्मसम्मान की भावना जगाने का प्रयास किया है, ताकि वे अपनी खोई हुई प्रतिष्ठा को पुनः प्राप्त कर सके। तो ये जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित भारत भारती कविता है या फिर जो काव्यांश है, इसमें हमारे भारतवर्ष की जो दुर्दशा है, मतलब भारतवर्ष अवनति की ओर जा रहा है, कभी उन्नत था, किस तरह से अवनति की ओर जा रहा है, यहाँ पर जितने भी बड़े बड़े महान व्यक्ति हुए सबके बारे में कवि ने बातें की है और उन्हें पुनः याद करने की या फिर पुनः उसी प्रतिष्ठा को प्राप्त करने की बात की है। इस काव्यांश की पहली जो 4 पंक्तियां हैं उसमें गौरवशाली अतीत और वर्तमान की दुर्दशा की बात की है। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है। चर्चा हमारी भी कभी संसार में सर्वत्र थी, वह सद्गुणों की कीर्ति मानो एक और कलत्र थी। इस दुर्दशा का स्वप्न में भी क्या हमें कुछ ध्यान था, क्या इस पतन ही को हमारा वह अतुल स्थान था। इन पंक्तियों को समझाते हुए कवि कहते हैं कि एक समय था जब पूरे संसार में भारत की ही चर्चा होती थी, भारत के सद्गुणों और कीर्ति का डंका बजता था, मानो यह उसकी दूसरी पत्नी कलत्र हो। मतलब यहाँ पे पत्नी को कलत्र कहा गया है, ठीक है। उस समय जब भारत की डंका बज रही थी पूरी दुनिया में, उस समय किसी ने भी सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत को कभी इतनी बुरी दुर्दशा का सामना करना पड़ेगा। कवि प्रश्न करते हैं कि क्या हमारा वह महान उत्थान, मतलब महान जो हमारे देश का विकास हुआ था, क्या इसी पतन को देखने के लिए हुआ था। यहाँ कवि भारत की वर्तमान स्थिति पर गहरा दुख और आश्चर्य व्यक्त करते हैं। आगे की जो 4 पंक्ति है जिसमें कवि उत्थान और पतन का प्रकृति का नियम के बारे में बात करते हैं। पंक्ति है, उन्नत रहा होगा कभी जो हो रहा अवनत अभी, जो हो रहा उन्नत अभी अवनत रहा होगा कभी, हंसते प्रथम जो पद्य हैं तम पंक में फंसते वही, मुरझे पड़े रहते कुमुद जो अंत में हंसते वही। इन 4 पंक्तियों को समझाते हुए कवि कहते हैं कि उत्थान और पतन के चक्र को प्रकृति का शाश्वत नियम बताते हैं, कि उत्थान और पतन जो है वो प्रकृति का शाश्वत नियम है। वे कहते हैं कि जो आज अवनत है, मतलब जो आज गिरा हुआ है, वो कभी उन्नत भी रहा होगा, और जो आज उन्नत है वो कभी अवनत भी रहा होगा। तो यह जो है वो संसार का नियम है। उदाहरण देते हुए कहते हैं कि कमल जो सुबह खिलकर हंसते हैं, कमल फूल को यहाँ पे बताए हैं, शाम को कीचड़ में मुरझा जाते हैं। कीचड़ को यहाँ पे तम और पंख, तम पंख कहा गया है। जबकि कुमुद जो होते हैं, सफ़ेद कमल जो होते हैं, वो दिन में मुरझाए रहते हैं, वे रात में खिलते हैं और हंसते हैं। तो जो कमल है वो सुबह खिल जाता है और शाम को मुरझा जाता है, जबकि वहीं जो सफ़ेद कमल है वो दिन भर मुरझाया हुआ रहता है और शाम को खिल जाता है। मतलब यहाँ पे ये बता रहे हैं कि समय हमेशा एक सा नहीं रहता, बदलता रहता है। अगली 4 पंक्तियों में कवि समझाते हुए कहते हैं, जिसमें अखंड नियम और आशा की बात की है। कहते हैं, उन्नति तथा अवनति प्रकृति का नियम एक अखंड है, चढ़ता प्रथम जो व्योम में गिरता वही मारतंड है, अतएव अवनति ही हमारी कह रही उन्नति कला, उत्थान ही जिसका नहीं उसका पतन हो क्या भला। कवि इन पंक्तियों को समझाते हुए कहते हैं कि
उन्नति और अवनति जो है प्रकृति का एक अखंड नियम है जिसे तोड़ा नहीं जा सकता। उन्नति और अवनति जो है वो प्रकृति का नियम है जिसे कभी तोड़ा नहीं जा सकता। वे सूर्य, यहाँ पर मारतंड भी कहा गया है सूर्य को, ठीक है। सूर्य का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि सूर्य जो सुबह आकाश में सबसे ऊपर चढ़ता है वही शाम को अस्त हो जाता है। इसलिए कवि कहते हैं कि भारत की यह वर्तमान अवनति भी उसकी पिछली महान उन्नति की कहानी कह रही है। आज जो भारत की अवनति हो रही है ये भी कभी महान उन्नति कर चुका है जिसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ। और आगे समझाते हुए कहते हैं कि अगर जिसका कभी उत्थान ही नहीं हुआ, जो कभी विकास ही नहीं किया जिसने, उसका पतन कैसे हो सकता है। ठीक है, ये पंक्तियां दर्शाती हैं कि भारत का पतन यह सिद्ध करता है कि उसका अतीत कितना गौरवशाली था। अगली 4 पंक्तियों में कवि जो बताते हैं जिसमें चिंता का वास्तविक कारण भी बता रहे हैं। तो पंक्ति कुछ इस प्रकार है। होता समुन्नति के अनंतर सोच अवनति का नहीं, हाँ सोच तो है जो किसी की फिर न हो उन्नति कहीं। चिंता नहीं जो व्योम विस्तृत चंद्रिका का ह्रास हो, चिंता तभी है जब न उसका फिर नवीन विकास हो। इन पंक्तियों में कवि समझाते हुए कहते हैं कि चाहे कोई देश हो या फिर कोई व्यक्ति, उसकी उन्नति के बाद होने वाले पतन की कोई चिंता नहीं होती है, जितनी इस बात की होती है कि कहीं उसकी उन्नति फिर से ना हो जाए। मतलब कभी चिंता का कारण बताते हुए कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति हो या फिर कोई देश जो उन्नति करके अवनति की ओर चल रहा है, हमें उसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन चिंता की जो बात है वो ये है कि कहीं फिर से उसकी उन्नति ना हो जाए। अगर चांदनी का उदाहरण लिए कहते हैं कि चांदनी का उदाहरण देते हैं कि यदि आकाश में फैली चांदनी कम हो जाए, ह्रास हो जाए मतलब कम हो जाए, तो उसकी चिंता नहीं होती, क्योंकि पता है कि वो फिर से प्रकाशित होगी, क्योंकि हमें पता है कि वो कल फिर से चंद्रमा जो है या फिर जो चांदनी है उसकी वो निकलेगी, प्रकाशित होगी। चिंता तो तब होती है जब उसका फिर से नया विकास ना हो। अगर कल चांदनी फिर से ना निकले तो हमें चिंता का विषय हो जाता है हमारे लिए। तो यह पंक्तियाँ इस बात पर जोर देती है कि पतन जो है वो अस्थायी हो जा सकता है, लेकिन अगर दोबारा उठने की संभावना ना हो तो वो चिंता का विषय बन जाता है। अगली 4 पंक्तियों में कवि जो है वो भारत की दयनीय दशा का वर्णन करते हुए कहते हैं कि है ठीक ऐसी ही दशा हतभाग्य भारतवर्ष की, कब से इतिश्री हो चुकी इसके अखिल उत्कर्ष की, पर सोच है केवल यही वो नित्य गिरता ही गया, जब से फिरा है दैव इससे नित्य फिरता ही गया। इन 4 पंक्तियों को समझाते हुए कवि कहते हैं कि दुर्भाग्यशाली भारतवर्ष की स्थिति बिल्कुल ऐसी ही है। उसके संपूर्ण विकास का अंत बहुत पहले हो चुका है। यहाँ पे कवि बता रहे हैं कि भारत जो है वो दुर्भाग्यशाली इसलिए है क्योंकि इसका जो संपूर्ण विकास हुआ था उसका अंत बहुत पहले हो चुका है। परंतु सबसे बड़ी चिंता यह है कि जब से इसका भाग्य फिर गया है, भाग्य मतलब यहाँ पे दैव, जो दैव शब्द को यूज किया गया है वो होता है भाग्य। तो कह रहे हैं कि जब से इसका भाग्य फिर गया है तब से यह लगातार गिरता ही जा रहा है। मतलब जब से भारत के गौरवशाली इतिहास का जो समय बदल चुका है, भाग्य बदल गया है, तब से वो लगातार गिरता ही जा रहा है और संभलने का नाम तक नहीं ले रहा है। यहाँ कवि भारत की निरंतर गिरती हुई स्थिति पर अपनी गहरी पीड़ा व्यक्त कर रहे हैं। अंतिम के 4 पंक्तियों में जिसमें पतझड़ या स्थायी सूखना की बात करते हैं, तो अगली पंक्तियां कुछ इस प्रकार है। यह नियम है उद्यान में पाककर गिरे पत्ते जहाँ, प्रकटित हुए पीछे उन्हीं के लहलहे पल्लव वहाँ, पर हाय इस उद्यान का कुछ दूसरा ही हाल है, पतझड़ कहे या सूखना काया पलट या काल है। इन पंक्तियों को समझाते हुए कवि कहते हैं कि प्रकृति के एक और नियम का उल्लेख करते हैं। जिस उद्यान में पेड़ के पके हुए पत्ते गिर जाते हैं उन्हीं के स्थान पर बाद में नए और हरे भरे पत्ते निकल आते हैं। यह प्रकृति में नवीनीकरण का एक चक्र है। मतलब जहाँ पर हरे भरे उद्यान में जो चीज़ें गिरती हैं वहाँ पे पके हुए फल गिरते हैं, पत्ते गिरते हैं, वहीं पे दूसरा
पेड़ भी निकल कर आ जाते हैं। तो ये प्रकृति का नवीनीकरण एक चक्र है। लेकिन कवि दुख व्यक्त करते हुए कहते हैं कि भारत रूपी उद्यान का हाल कुछ अलग ही है। भारत जो हमारा है ये एक उद्यान जैसा है, एक बगीचे जैसा है, लेकिन इसका हाल कुछ अलग है। वे प्रश्न करते हैं कि क्या यह केवल पतझड़ है जिसके बाद नए पत्ते आएंगे, या फिर पूरी तरह से सूखना है। कवि यहाँ पर भविष्य को लेकर थोड़ा चिंतित हैं और प्रश्न उठा रहे हैं कि जो अभी भारत विनाश की ओर जा रहा है, क्या यह एक केवल पतझड़ है, या फिर इसके बाद नए पत्ते आने हैं, या फिर लगातार इसी तरह से सूखते जाना है। क्या यह केवल काया पलट है, या विनाश का समय आ गया है। कवि के मन में ये सारी प्रश्न उठ रहे हैं। यह पंक्तियां भारत के भविष्य को लेकर कवि की गहरी अनिश्चितता और चिंता को दर्शाती है। वे जानना चाहते हैं कि क्या भारत की यह स्थिति अस्थायी है या स्थायी। अस्थायी का मतलब हो गया जो कुछ पल के लिए है, स्थायी का मतलब हो गया जो जीवन भर रहेगी। तो ये क्या यह भारत की जो परिस्थिति है वो अस्थायी है या स्थायी, विनाश की ओर इशारा करती है। मतलब कभी जानना चाहते हैं कि वो किस की ओर इशारा कर रही है, जो आज के जो उन्होंने भारत की रूप देखी है। ठीक है।